वेलकम बैक। स्वागत सभी का, सभी को प्रणाम। मैं सीए चेतन मंत्री लेकर आया हूं आपके लिए। आईसीआई ने जो आरटीपी लेटेस्ट इशू की है सितंबर 24 अटेम्प्ट के लिए, उसका आज हम ये रिव्यू लेकर आए हैं। और इस रिव्यू में हमको ये सीखना है कि एमसीक्यू का पैटर्न क्या वही है जैसा हमेशा था, और क्या क्वेश्चंस अभी भी आईसीआई डायरेक्टली ही पूछने वाला है। एक और ख़ास बात जो आप कमेंट सेक्शन में भी मेरे लिए बता सकते हैं कि क्या मई 24 की आरटीपी का वीडियो आपकी रिक्वायरमेंट है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्यों सर, वो क्यों देखेंगे हम। मई 24 की आरटीपी में से भी तो कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो उसका बनाना है। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आप टेलीग्राम चैनल पे भी ऐड हो सकते हैं फॉर एमसीक्यू प्रैक्टिस। डेली हम उस पर कल से एमसीक्यू प्रैक्टिस शुरू करेंगे। उस टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ऑडिट आसान है। इसके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें ही आप चाहें तो अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। इट इज़ ओपन फॉर ऑल, पब्लिक चैनल है वो, सभी के लिए वो हेल्पफुल होगा। लाइए तो शुरुआत करते हैं हमारे पार्ट की। जो है हमारे पास आरटीपी फॉर सितंबर 24। ये सितंबर 24 अटेम्प्ट में अपन ने एक और काम कर लिया है। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे, हाथों हाथ ही उनका आंसर भी हम चेक करते जाएंगे, ताकि आपको ये जो आईसीआई का जो पैटर्न होता है कि पहले सारे क्वेश्चंस और फिर सारे आंसर, उसको चेंज करते हुए यहाँ क्वेश्चन आंसर एक साथ लिए हैं, सो दैट इन केस अगर आप इसका प्रिंट निकलवाते हो तो आपको रेडीमेड एक साथ आंसर्स भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट सीरीज में फिर हम एमटीपीस पर भी डिस्कशंस जरूर करेंगे। बने रहिए मेरे साथ। पहला क्वेश्चन एमसीक्यू आपके लिए केस सिनारियो दिया हुआ है। देखते हैं इस केस सिनारियो में क्या है। मैं अगर आपको चाहूँ तो ये भी बोल सकता है, काम करो यार पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक क्वेश्चन भी तो पढ़ के देख लो, फिर एक केस पढ़ लेंगे। पढ़ के देखो। विच अमंग द फॉलोइंग assertions आर डिस्कस्ड विथ रेस्पेक्ट टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। चलो क्वेश्चन में केस बिना पढ़े भी ये समझ में आ रहा है कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के ऊपर ये क्वेश्चन है, जिसमें हमसे assertions पूछे गए। नीचे ऑप्शंस आपके सामने है ही। केस पढ़ लेते हैं अब कौन कौन से assertions लग रहे हैं। प्लूटो लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्नीचर। तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि आप चाहो तो पहले एमसीक्यू पढ़ लो। यस, एक या दो क्वेश्चन पहले पढ़ लो ताकि थोड़ा सा टाइम बच जाए कि पहला क्वेश्चन उन्होंने असर्शन पे ही पूछा है, उसको यहाँ ढूंढना है कहीं पर हमको। Pluto Limited is engaged in the manufacturing and distribution of furniture after COVID. As the number of people working from home has gone up, this customizable range home office furniture has gained a lot of importance. ठीक है सर, ये तो कहानी बोल दी इन्होंने। They were able to perform very well over the years and the same has been reflected in their financial statement. इनके financial statement में अच्छा प्रॉफिट आ रहा होगा भाई। ड्यूरिंग द ईयर 23-24 फाइनेंशियल ईयर को जरूर नोटिंग पे ले, क्योंकि बहुत सारी चीजें इससे चलती हैं। During the year 23-24, Messrs. Saha and Associates are appointed as an auditor. The new engagement team has CA Saha, जो कि engagement partner है आपके लिए, और 5 article, ये 6 लोग आ गए मालिक आपके यहाँ। Given the large volume of transactions, the partner instructed the article assistants to review the financial statement and auditor's report. अच्छा, कौन से ईयर की? पिछले साल का बोल रहे हैं सर वो। अपनी टीम को हमेशा ही क्या बोला जाता है सर, लास्ट ईयर के एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूर चेक कर लेना, टू गेन अ थरो अंडरस्टैंडिंग। व्हाइल रिव्यूइंग द समरी पेज, समरी पेज देखा है सर आपको? कहीं प्लानिंग का कोई वर्ड याद आ रहा हो, लाइक कंप्लीशन समरी। वन ऑफ द आर्टिकल कबीर नोटिस दैट फ्यू पॉइंट्स वेयर अंडर डिस्कशन विद द पार्टनर बिफोर फाइनलाइजिंग द ऑडिट। उस रिव्यू पेज को करते समय उनको ये 2-3 चीजें दिख रही हैं। देखिए, सबसे पहले द टीम वेरीफाइड द फॉलोइंग पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। यही आपका क्वेश्चन है पहला वाला, तो कम से कम एक एमसीक्यू डायरेक्टली हो सकता है हमसे। अभी 3 बातें एम्प्लॉय बेनिफिट के बारे में, और नीचे वही असर्शन पूछ रहे, तो आपको क्वेश्चन पहले से ही मालूम है कि असर्शन चेक करना है मुझे। यहाँ क्वेश्चन पढ़ने का भी ये पहले फायदा है। आपको अब यहाँ असर्शंस पढ़ते पढ़ते ही समझना चाहिए क्या लिखा है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड इन द बुक्स वेयर एक्चुअली इनकर्ड, पहला वर्ड दे दिया एक्चुअली इनकर्ड। दूसरा, एक्सपेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द पर्सन हैव बीन अकाउंटेड, ऑल पर्सनल हैव बीन अकाउंटेड, सभी लोगों का हुआ है। और द एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द पीरियड आर पर्टेनिंग टू द करंट अकाउंटिंग पीरियड ओनली। ओ, 3 बातें। कौन कौन से असर्शन? सोचो सोचो सोचो, सोचिए एक बार कौन से असर्शंस की हम बात करेंगे यहाँ पर। सोच के देखिए, 1 मिनट दे रहा हूं मैं आपको। कौन कौन से असर्शंस? बोलिए, कुछ सोचा? क्या लग रहा है? सबसे पहला सर एक्चुअली इनकर्ड, इसका मतलब ये
एक पॉइंट है ऑल पर्सन का रिकॉर्ड हुआ, ये तो चलो कंप्लीटनेस साफ साफ ही दिख रहा है, और पर्टेनिंग टू द करंट पीरियड ओनली, इट मीन्स कट ऑफ वाला असर्शन भी लगा दिया। एक्चुअली इनकर्ड है, इट मीन्स ये खर्चा एक्चुअली ऑकर हुआ है, ऑकरेंस भी लग गया। अब ये अगर आप पढ़ते पढ़ते ही समझ जाते हैं तो शायद नीचे ऑप्शंस देखने में आपको आसानी होगी। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग असर्शन आर डिस्कस, ये 4 असर्शन है, मेजरमेंट, ऑकरेंस, कट ऑफ एंड कंप्लीटनेस। ऑप्शंस क्या है, करेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करने का बोला है क्योंकि 3 अलग अलग पॉइंट हैं। चलिए पहला है मेजरमेंट, मेजरमेंट तो कहीं भी नहीं है, तो सर जहाँ जहाँ 1 है वो हटा सकते हैं हम, तो लो अपने आप ही आंसर आ गया सेकंड वाला। ओ हो, कैसे मालूम सर मेजरमेंट नहीं है? सर ट्रांजैक्शन हुआ है, ये देखो यहाँ लिखा है एक्चुअली इनकर्ड, सारे पर्सन का रिकॉर्ड हुआ है और करंट अकाउंटिंग पीरियड में ही रिकॉर्ड हुआ है, इसमें अभी मेजरमेंट का असर्शन अप्लाई नहीं होता। चेक करें एक बार, चेक करें एक बार, एक्चुअली इनकर्ड जिसको हम ऑकरेंस बोलते हैं, ऑल पर्सनल हैव बीन अकाउंटेड, दिस इज नॉट अबाउट मेजरमेंट। और एक्सपेंसेस जो रिकॉग्नाइज हुए हैं बिलोंग्स टू द करंट पीरियड ओनली, कट ऑफ प्रॉपर है मालिक इनका। तो हम ऑप्शन कौन सा ले सकते हैं, 1 छोड़ के बाकी सब, जहाँ जहाँ 1 है वो हटा ही दो, तो फिर आंसर क्या बचेगा, आंसर विल बी बी, जिसमें ऑकरेंस आ जाएगा, कट ऑफ आ जाएगा, कंप्लीटनेस ये असर्शन भी कवर होगा। सेकंड क्वेश्चन, वेदर डिस्क्लोजर ऑफ डिविडेंड अंडर द लाइबिलिटी हेड ड्यूरिंग द ईयर 2022-23 इज अप्रोप्रिएट। लास्ट ईयर का ये आप रिव्यू समरी पेज पढ़ रहे हो, वेदर डिस्क्लोजर इज अप्रोप्रिएट ये क्वेश्चन है, तो ऊपर वापस केस पढ़ लो। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा हर बार करें, लेकिन शायद इस तरह के क्वेश्चन को पढ़ने से हमको ज़्यादा क्लैरिटी रहती है कि हमको असर्शंस ढूंढने हैं। अब मुझे डिविडेंड का ट्रीटमेंट ढूंढना है यहाँ पर, पढ़िए। इट वॉज ऑल्सो नोटेड दैट डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स फॉर द ईयर 22-23 वॉज डिक्लेयर्ड ऑन 15 अप्रैल 23, ईयर एंड के बाद वो डिक्लेयर हुआ था, ठीक, एंड वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज लायबिलिटी इन 22-23। अब आपसे पूछ रहे हैं क्या ये ट्रीटमेंट एप्रोप्रिएट है? सोचिए 10-20 सेकंड आप सोचिए, क्या ये ट्रीटमेंट एप्रोप्रिएट है? चलिए मालिक ऑप्शंस देख लेते हैं, कुछ आपके माइंड में विचार तो बन ही गया होगा। पहला आंसर है यस, क्या ये लग रहा है ईयर एंड के बाद उन्होंने यहाँ पे तो डिक्लेयर किया और लायबिलिटी वो ईयर एंड से पहले ही रिकॉर्ड कर रहे हैं 22-23 में, जबकि डिक्लेरेशन कब हुआ था 23-24 में। तो ये डिस्क्लोजर क्या एज अ लायबिलिटी ठीक है, तो पहला आंसर यस है, तो ये यहीं से गलत हो गया क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बचे 3 ऑप्शंस नो में, अब इनके रीजनिंग्स आपको देखने पड़ेंगी क्योंकि तीनों ही नो आंसर्स। पहला आंसर नो का है, द अमाउंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इक्वली, इक्वली वाला तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया, ये मेन वर्ड है इसमें। तो आप एक एक वर्ड से भी एमसीक्यूज चेक कर सकते हो, इक्वली बिटवीन टू फाइनेंशियल, ऐसा हमने कहीं नहीं पढ़ा। अब बच्चे सी और डी, सी पढ़े, अमाउंट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ लायबिलिटी, इट शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स टू अकाउंट्स। हाँ ये बेटर लग रहा है, तो एक ऑप्शन तो ये ठीक लग रहा है। फोर्थ क्या है, नो द अमाउंट शुड नाइदर बी रिकॉग्नाइज्ड एज लायबिलिटी नॉर डिस्क्लोजर, नहीं 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 नहीं, डिस्क्लोज तो कर सकते हैं हम इसको, डिस्क्लोज करना चाहिए, तो ऑप्शन शुड बी व्हाट, ऑप्शन शुड बी सी। अमाउंट को हम लायबिलिटी तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि डिक्लेरेशन बाद में है, हाँ इसको डिस्क्लोजर कर सकते हैं इन नोट्स टू अकाउंट्स। बोलिए मालिक, तो ये इस तरह से क्वेश्चन 2 हुआ। आगे का आप केस पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये वाला ऑप्शन जो है बहुत बड़ा है, हाँ लेकिन असर्शन अबाउट फिक्स्ड असेट आप दिमाग में रख सकते हो और आगे पढ़ सकते हो। अनदर आर्टिकल क्रिश नोटिस दैट डेटर कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर कंपोनेंट ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, डेटर्स के बारे में पॉइंट है, एज अ पार्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर तो ऑडिटर रिक्वेस्टेड, क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, टू ऑब्टेन एक्सटर्नल कंफर्मेशन फ्रॉम द पार्टीज। इसके लिए क्या करते हैं हम, एक लिस्ट ले लेते हैं, अ लिस्ट ऑफ ऑल द डेटर्स वी आर ऑब्टेन्ड, और उसी में से हमने क्या निकाल लिया, सैम्पलिंग वाज डन। अब क्लाइंट डायरेक्टली ऑब्टेन्ड, client directly obtained the selected debtors confirmation from the customers on time। अब इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ये आपको पहले से ही मालूम है, तो नीचे आ जाएं। क्रिश पॉइंटेड आउट दैट, क्रिश ने क्या बोला, द मेथड फॉलोड टू ऑब्टेन confirmation in the previous year was not in accordance with SA 505। उसका कहना है कि ये मेथड सही नहीं है, therefore Messrs Sai and Associates should re-perform the same in the correct manner। और आपको ये 4 ऑप्शन दिए कि किस तरह से ये किया जाना चाहिए।
चेक करें पहला ऑप्शन एज पर एसे 505 कंफर्मेशन शुड बी डायरेक्टली ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर, ये लाइन तो सही है। फर्दर फॉर ऑल द सिग्निफिकेंट अकाउंट बैलेंसेस इज ऑन द बैलेंस शीट डेट, जो भी सिग्निफिकेंट है कंफर्मेशन शुड नेसेसरीली बी कलेक्टेड एंड फॉर द स्मॉलर अमाउंट रैंडम सैम्पलिंग कुड बी परफॉर्म। एक ऑप्शन वो दे रहा है कि डायरेक्टली कलेक्ट कर लो और ये काम कर लो सिग्निफिकेंट के कंफर्मेशंस, बाकी का रैंडम सैम्पलिंग बोलो। तो ये तो होता है कि इसमें ये लाइन सही है, डायरेक्टली ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर, है ना। यहाँ पर भी लिखा है डायरेक्टली ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर। तो इन्होंने बोला सैंपल सिलेक्शन कैन बी डन फॉर ऑल द डेटर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। क्या लग रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट बोला इन्होंने, इररिस्पेक्टिव बोलेंगे क्या? नहीं सर, सबका ही रैंडम सैंपल क्यों लें, जबकि ये बेटर ऑप्शन लग रहा है कि सिग्निफिकेंट अकाउंट बैलेंसेस को आप 505 में कवर कर लो और छोटे छोटे अमाउंट्स को हम सैम्पलिंग में कवर कर लेते हैं। ये ऑप्शन क्रॉस कर रहा हूँ, अभी ये ऑप्शन बेटर चल रहा है मेरे लिए। सेकंड वाला बोल रहा है इट इज ओके टू ऑब्टेन कंफर्मेशन थ्रू क्लाइंट्स, ये यहीं पे गलत हो गया मालिक, यहीं गलत हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इट इज ओके बोल रहे हो, इट इज ओके टू ऑब्टेन, ये भी क्रॉस कर दिया मैंने। डी वाला पढ़ो, आइदर ऑडिटर और क्लाइंट कैन ऑब्टेन कंफर्मेशन। सर ये बेसिक डेफिनेशन से ही कट गया पॉइंट, तो मेरे लिए देखा जाए तो बी और डी तो पढ़ने लायक भी नहीं थे। अब बचा ए और सी, क्योंकि दोनों में डायरेक्टली ऑब्टेन सही लिखा था, लेकिन फिर मैंने देखा यहाँ पर सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे ऑल है, तो मेरा बेटर चॉइस क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। तो ये कैसे सीख रहे हो आप मुझसे एमसीक्यू, क्या दिमाग लगाना है बहुत छोटे छोटे वर्ड्स पे। यहाँ पे मैंने सर्कल किस पे किया, ऑल लेटर्स, यहाँ पे सिग्निफिकेंट और स्मॉलर, ऐसे हम दो वर्ड से क्लिक कर रहे हैं। ऑप्शन काटना थे हम यहाँ पे ओके वर्ड से काट सकते थे, आइदर और तो होता ही नहीं है, यहीं से गलत हो गया था ये। तो बच्चे थे ए और सी, दोनों में आगे की लाइन बिल्कुल सही थी, लेकिन प्रोसीजर जो है वो ए वाले ऑप्शन का ज़्यादा बेटर है। चेक कीजिए एक बार। यस मालिक, इस तरह से आराम से सोचना कि प्रोसीजर क्या होगा। फिर अगला भी अजर्शन पे ही है, किसके लिए, फिक्स असेट के लिए। तो आप देख सकते हैं पीपी लग रहा है शायद यहाँ पे, एक तो एग्जिस्टेंस असेट का पहला अजर्शन, फिर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस और मेजरमेंट। चार में से कौन सा अजर्शन फिक्स असेट को अफेक्ट कर रहा है, कोई एक है। यहाँ कॉम्बिनेशन नहीं दिए, देखो आईसीआई क्वेश्चन फ्रेमिंग करते समय क्या करता, ऊपर कॉम्बिनेशन दे दिए थे ताकि थोड़ा सा टाइम भी लगे आपको कौन कौन से कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर आप अजर्शन समझ जाते, क्लियरली समझ गए हो, तो आप पहला क्रॉस करोगे तो आंसर क्लियर दिखेगा। अगर आप ये पहला क्रॉस नहीं कर पाए, ऐसा क्यों होगा, कारण बताता हूँ। बहुत सारे लोग इस वर्ड पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि हैव बीन अकाउंटेड फॉर या रिकॉर्डेड, तो अपने को लगता है कि शायद जो रिकॉर्डेड वर्ड है वो मेजरमेंट के लिए है, इस तरह से कुछ कन्फ्यूजन्स क्रिएट होता है। असेट्स के ऊपर एक पॉइंट और, अच्छा क्वेश्चन है, एक में कॉम्बिनेशन है एक में कॉम्बिनेशन नहीं है। क्रिश ऑल्सो ऑब्जर्व्ड एडिशन इन द असेट्स अमाउंटिंग टू 50 लाख ड्यूरिंग द ईयर सपोर्टेड बाय सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस। हाउएवर, चलो एविडेंस तो है, लेकिन इट वाज फाउंड दैट सम ऑफ द इनवॉइसेस वे आर नॉट इन द नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी के नाम पे नहीं है भैया। फर्दर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वे आर क्लासिफाइड एज बैलेंसेस। चलो पहले फिक्स असेट का पॉइंट सॉल्व करते हैं। क्या लग रहा है, कुछ इनवॉइसेस कंपनी के नाम पे नहीं है, तो कौन सा अजर्शन की बात चल रही है यहाँ पे, विच अजर्शन हैज बीन अफेक्टेड पूछ रहे हो, विच अजर्शन हैज बीन अफेक्टेड बोल रहे हैं। क्लियरली है कि इनवॉइस में कंपनी का या एंटिटी का नाम नहीं है, नॉट इन द नेम, तो मेरा क्लियरली कौन सा अजर्शन हिट होता है, राइट्स मतलब ऑनरशिप, सिंपल भाषा में ऑनरशिप मेरा सीधा सीधा राइट है जो अफेक्ट हो रहा है, तो आंसर शुड बी बी। क्वेश्चन ध्यान से देखना, अफेक्टेड पूछा है उन्होंने, ऊपर जो क्वेश्चन की लाइन है उससे आपको नीचे का केस समझना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्लेंट करते हैं मुझसे कि यार सर केस लॉ सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आती है, कंसेप्ट सारे आते हैं, याद भी है। अब आपको देखना है यहाँ पे अफेक्टेड वर्ड था, यहाँ पर अफेक्टेड, यहाँ पे आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन बोला था कि कौन कौन से अदर्शन डिस्कस हुए हैं। एक तरह से यहाँ पर पूछ रहे थे कौन से अदर्शन प्रेजेंट है, और नीचे वाले क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कौन सा अदर्शन यहाँ पर मिस आउट हो रहा है आपसे। यस, अगला ये डिस्क्लोजर्स पे बेसिकली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आर नॉट प्रॉपरली क्लासिफाइड बाय द क्लाइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट डिस्क्लोजर ऑफ द सेम। आपसे पूछा जा रहा है गलत क्या है, इनमें से कौन सी चीज गलत है। पहला बैलेंसेस विद बैंक्स,
चेक्स एंड ड्राफ्ट्स, कैश इन हैंड और ईयर मार्क बैलेंसेस। लो पॉइंट पढ़ लेते हैं आखिरी वाला। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आर क्लासिफाइड एज बैलेंसेस विद बैंक्स, हाँ ठीक है। चेक्स एंड ड्राफ्ट्स, ये भी ठीक है। कैश इन हैंड, ओके। ईयर मार्क बैलेंसेस विद बैंक्स लाइक अनपेड डिविडेंड। ये क्लासीफाई किया इन्होंने चार चीजों को, ये 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। आपसे क्या पूछना है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन गलत है, इनकरेक्ट किसको क्लासीफाई कर रखा है? सर ये 3 होते हैं, ऐसे ही समझ लो आप, तो अपने आप ही क्या बच जाएगा, ईयर मार्क बैलेंसेस विद बैंक। सोच लो आराम से, ईयर मार्क बैलेंसेस विद बैंक इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। आराम से सोचो, क्योंकि क्लासिफिकेशन अगर न भी पढ़ाओ तो भी आप बोल सकते हो कि ये 3 तो होते ही होते हैं। तो एमसीक्यू का ये भी एडवांटेज है कि मैं ड्रॉप आउट कर सकता हूँ, है ना, कट कर सकता हूँ, ये तो आउट, ये आउट, ये आउट, तो अब यही बचा, है ना। तो ये आंसर होना चाहिए मालिक, कौन सा अपना, डी। दिस इज द आंसर, डी, ईयर मार्क बैलेंसेस। बोलिए, क्योंकि ये सब, ये तीनों कैसे हैं, ये तीनों करेक्ट है, तो इनकरेक्ट कौन सा है? अब देखो आईसीआई ने यहाँ गेम खेला, कई बार हमसे ये इनकरेक्ट पढ़ने में मिस्टेक हो जाती है। स्टूडेंट्स एग्जाम प्रेशर की बात कर रहे हैं हम, नॉर्मली अभी गलती नहीं होती। ठीक थे। 5 एमसीक्यू केस स्टडी कैसे पढ़ना है आपको समझ में होगा। एक ट्रायल मैंने आपको ये दिया कि आप चाहो तो, जैसे असर्शंस वाला पूछा था, तो पहले क्वेश्चन पढ़ के फिर हमने ऊपर ढूंढा, तो शायद जल्दी समझ पड़ा। पूरा केस लो एक साथ पढ़े मत पढ़ो ना, आपने अगर 3 पैराग्राफ तक पढ़ा तो थोड़ा सा रुक जाओ, नीचे देख लो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, तो हमारा थोड़ा टाइम बच जाएगा। टाइम बचाना भी जरूरी है मालिक। क्वेश्चन 6 इजी है अब तो, क्योंकि सिंगल सिंगल केस लॉज है। लाइक सीए चतुर, अच्छा नाम भी खतरनाक, सीए चतुर प्रोवाइड्स अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज टू शिव गंगा। ओके, अकाउंटिंग सर्विसेज देता है मालिक, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना इसी का काम है। ही इज ऑल्सो ऑफर्ड एन ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स टू द शिव गंगा लिमिटेड। क्या करना चाहिए क्या? ना 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 सर, सेक्शन 144 भी रोक रहा है, ऑडिटर हो भी नहीं सकते आप। 144 भी रोकता है, प्रोहिबिटेड सर्विसेज। विच थ्रेट, आपसे लेकिन सर्विसेज नहीं पूछी गई, आपसे थ्रेट पूछा गया। विच थ्रेट टू इंडिपेंडेंस में बी इन्वॉल्व इन एक्सेप्टिंग सच एन एंगेजमेंट। चलो कौन कौन से नहीं होंगे, एडवोकेसी नहीं होगा, फैमिलियरिटी भी नहीं होगा। अब बच्चे ये दो, अगर मैं ही बुक्स ऑफ अकाउंट लिखूं और मैं ही उनका ऑडिट करूं, तो बोलो इंटरेस्ट मतलब स्वार्थ आया, या खुद का ही काम खुद को ही चेक करना पड़ जाएगा, या आंसर आएगा? बोलो जल्दी से, ऑप्शन, ऑप्शन, सोचो सोचो, ऑप्शन बोल दिया, टाइप कर दिया कमेंट में यस, तो ऑप्शन शुड बी बी, ऑप्शन शुड बी बी। आप चाहें तो अपने एमसीक्यूज पहले कमेंट में टाइप करके आप चेक कर लेना। यस, ओके। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो सेल्फ रिव्यू का डर है यहाँ पे कि खुद ही बुक्स लिख लो, खुद ही ऑडिट कर लो। बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप ही अपनी कॉपी पहले खुद लिख लो, फिर खुद ही कॉपी चेक करके बोलो ओ मैं तो ऑल इंडिया रैंकर हूँ। यस, नेक्स्ट मालिक, सीए सरगुन इज कंडक्टिंग स्टेचुटरी ऑडिट। ऑडिट का नाम ध्यान से पढ़ लेना, इंटरनल नहीं है ये, स्टेचुटरी ऑडिट ऑफ ब्रांच ऑफ केबीसी बैंक। आपका फेवरेट चैप्टर आ गया यहाँ पर, बैंक ऑडिट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आप देखते हैं हमेशा एक क्वेश्चन एमसीक्यू में बैंक ऑडिट से जरूर होता है। सीए सरगुन इज कंडक्टिंग स्टेचुटरी ऑडिट ऑफ ब्रांच ऑफ केबीसी बैंक। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट it is noticed that one borrower has availed a housing loan and a car loan। दो तरह के लोन चल रहे हैं उसके पास, एक चल रहा है हाउसिंग लोन, एक चल रहा है कार लोन। आगे की कहानी, चलो ये 2 लोन तो होगा भैया, एक हो गया ये घर के लिए, एक हो गया कार के लिए। ओके, हुआ क्या इसमें फिर, हाउसिंग लोन EMIs आर ओवर ड्यू फॉर 120 days। ओ, और एज ऑन द बैलेंस शीट डेट 31 मार्च को। कार लोन EMIs आर ओवर ड्यू फॉर 60 days एज ऑन दी बैलेंस शीट डेट। अब आपसे पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट है। पहले आप ये चारों स्टेटमेंट एक बार पढ़ लीजिए, फिर डिस्कशन में लेते हैं इसको। बोलिए बच्चों क्या लग रहा है, पहला ऑप्शन क्या दिया उन्होंने आपको? पहला ऑप्शन जो दिया वो दिया हाउसिंग लोन शुड बी क्लासिफाइड एज NPA। इनका कहना है एक को ले लो आप, यहाँ पर हाउसिंग लोन को NPA ले लो, कार लोन को अभी भी स्टैंडर्ड मान लो। दूसरा बोल रहे हैं कार लोन को आप NPA मान लो और हाउसिंग लोन को अभी भी स्टैंडर्ड मान लो। तो ये ऑप्शन तो सीधे सीधे ही गलत हो गया, ठीक है। ओके, क्यों सर? हाउसिंग लोन ओवर ड्यू चल रहा है फॉर 120 days, और आपको ध्यान होगा NPA की डेफिनेशन बोलती है जिसपे इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट या दोनों रिमेन्स ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 days। मोर देन 90 days, ये 120 दिन हो गया, इसका मतलब मोर देन 90 days तो है।
तो हाउसिंग लोन तो किसी भी हालत में स्टैंडर्ड नहीं होगा, ये फिक्स हो गया। तो इसको देखते हुए डी वाला ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि इसमें भी हाउसिंग लोन को स्टैंडर्ड बोला गया, हाउसिंग और कार लोन दोनों को स्टैंडर्ड बोला गया। तो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड वाली बात जहां भी हाउसिंग लोन को लेकर आएगी वो 2 पॉइंट तो कट हो गए। अब बचा ए और सी। अब ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये कि कार लोन अभी 60 डेज पे ही चल रहा, ओवर ड्यू 90 डेज क्रॉस नहीं हुए। लेकिन आपने पढ़ा था, यदि यदि एक बोरोवर का, मेन वर्ड क्या है? वन बोरोवर। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, अगर यहाँ मोर देन वन कर देंगे तो आंसर चेंज हो जाएगा, या सेपरेट बोरोवर्स, डिफरेंट बोरोवर्स, ऐसा कुछ कर देंगे तो आंसर बदल जाएगा। वन बोरोवर ने ही अगर एक से ज़्यादा लोन लिया और अगर एक भी अकाउंट उसका एनपीए होता है, तो आपने पढ़ा है कि उसके दूसरे अकाउंट्स भी एनपीए ट्रीट कर लिए जाएंगे। सिंपल लॉजिक, एक एनपीए सब एनपीए, सेम पिंच, है ना? यही पढ़ा था ना क्लास में हमने। तो क्या करेंगे सर, ये वाला ऑप्शन भी कट गया। अब बचा सी कि बोथ दी हाउसिंग लोन एंड कार लोन शुड बी क्लासिफाइड एज एनपीए इन अकॉर्डेंस विद आरबीआई नॉर्म्स ऑन असेट क्लासिफिकेशन। आंसर शुड बी सी। ये हमको समझ में आया, क्लियर आया समझ में? आपका ऑप्शन आपने क्या टिक करा था? क्या यहाँ कन्फ्यूजन हुआ 120 डेज और 60 डेज को लेके? थोड़ा सा हो सकता है। आखिरी एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, इसके बाद इसके आंसर चेक कर लीजिएगा, मैंने दे रखे हैं इसी में। सागर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी। चलो साहब, सबसे पहले तो उन्होंने ये गवर्नमेंट बोल दिया है। द ऑडिट ऑफ अ कंपनी इज कंडक्टेड बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, लेकिन अपॉइंट किसने किया? सी एंड ए जी। हु इज इम्पावर्ड, ध्यान से पढ़ना, हु इज इम्पावर्ड पूछ रहे हो, टू कंडक्ट सप्लीमेंट्री ऑडिट ऑफ सागर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हु इज इम्पावर्ड टू कंडक्ट सप्लीमेंट्री ऑडिट? सप्लीमेंट्री ऑडिट चेक करो ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है सीजी, दूसरा है सी एंड एजी, तीसरा अनादर इंडिपेंडेंट ऑडिटर अपॉइंटेड बाय सी एंड एजी, चौथा अनादर इंडिपेंडेंट ऑडिटर अपॉइंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सीधे सीधे कौन से गलत हैं सर? डी वाला तो सीधे सीधे ही गलत है, ए वाला भी सीधे सीधे गलत है, क्योंकि सप्लीमेंट्री ऑडिट कंडक्ट कराने का पूरा पावर किसके पास है? सीएजी के पास। अब मुद्दा बचा सिर्फ सीएजी लिखें कि अनादर इंडिपेंडेंट ऑडिटर अपॉइंटेड बाय सीएजी। तो ज़रूरी नहीं है कि अलग से कोई ऑडिटर आए ही सही, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ऑप्शन बोलो फिर। सर बी बचा, फिर तो सोचने लायक, फिर तो बी ही ऑप्शन है हमारे पास। बोलिए मालिक। तो हु इज एम्पावर्ड टू कंडक्ट सप्लीमेंट्री ऑडिट, और सप्लीमेंट्री ऑडिट के लिए आपको अलग से ऑडिटर चाहिए, ज़रूरी नहीं है, तो अपन बोलेंगे हु इज एम्पावर्ड, तो आंसर फिर आएगा मेरा सी एंड ए जी, अनादर ऑडिटर अपॉइंटेड बाय सी एंड ए जी। ऑप्शन की ज़रूरत ही नहीं है। ये थे 8 एमसीक्यूज, आंसर आप भी चेक कर लीजिएगा। अब आते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, जो कि चैप्टर वाइज होते हैं। इसमें हमको समझना है कि ये लोग आंसर किस पैटर्न पे पूछ रहे हैं। सबसे पहला हम 2-3 चीज़ें इसमें समझेंगे। अभी आपको जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए वो आए 3 to 4 मार्क्स को लेके। तो एक क्वेश्चन जो बार बार आता है, सर हाउ मच टू राइट। तो एटलीस्ट मेरा इसमें एक सिंपल लॉजिक रहता है कि यार जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये सभी पूछते हैं हाउ मच टू राइट, कितना आंसर बड़ा करना है छोटा करना है, 3 से 4 मार्क्स में कितना लिखना है। सर मैं बोलूँगा कि सबसे पहले आप जो भी कंटेंट पूछा गया है वो तो लिखना ही है आपको, चाहे वो 8 लाइन का हो या 10 लाइन का हो। एटलीस्ट जो पूछा गया है वो तो कवर कर लो। अब उसमें क्या लीव कर सकते हैं डिपेंड करता है क्वेश्चन की स्टाइल पे, कि उन्होंने उसको पैटर्न पे, कि उन्होंने क्या पूछा था। जैसे ये क्वेश्चन देखेंगे तो मैं बताता हुआ चलूँगा कितना कंटेंट रिक्वायर्ड है, क्या और लिख सकते हैं, क्या हटाया जा सकता था कुछ लाइन, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं सर सब लोग कि इसको हम क्या पॉइंट वाइज लिख दें। ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के मन में आता है, क्योंकि वो जब रिवाइज करते हैं एज ए स्टूडेंट, हम टुकड़े टुकड़ों में याद करते हैं, पॉइंट वाइज स्टेप बना लेते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि क्या सचमुच उस आंसर में कुछ पॉइंट्स थे तो लिखो यार। अगर उसमें मान लो सिर्फ मॉड्यूल में भी पैराग्राफ ही है पैटर्न में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक बड़े पैराग्राफ को 2 छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो बस, बजाय उसको पॉइंटिंग करने के 1 2 3 4, क्योंकि वो पैराग्राफ्स में है, पॉइंट्स में है ही नहीं। अब जैसे एक क्वेश्चन है एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, आप उसको पॉइंट में लिखोगे तो चलेगा, वो तो ऑलरेडी पॉइंट्स में ही है आंसर, वरना हर आंसर को पॉइंट वाइज मत लिखिए। चलिए पहला चैप्टर 1 हमारा नेचर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट को लेके देखते हैं क्या पूछ रहे हैं हमसे। नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा क्या क्या बोल रहे हैं। कृति अ सीए स्टूडेंट हैज ज्वाइंड आर्टिकल्स इन अ रेप्यूटेड ऑडिट फर्म। शी कंसिडर्ड ऑडिट एंगेजमेंट टू बी एन एश्योरेंस एंगेजमेंट, ये तो करेक्ट है यहाँ तक। हर अंडरस्टैंडिंग इज दैट, लेकिन उसका सोचना क्या है। ये क्वेश्चन कुछ पढ़ा पढ़ा लग रहा है। यस, ये आपके मॉड्यूल के बेस पे ही है, मॉड्यूल में भी इसी तरह का एक केस स्टडी है। हर अंडरस्टैंडिंग इज दैट ऑडिट एंगेजमेंट इज द ओनली काइंड। यहाँ से क्वेश्चन में ट्विस्ट आ गया। आपको हर क्वेश्चन में ट्विस्ट ही ढूंढना है कि कहाँ से वो ट्विस्ट कर रहे हैं, वही आपके आंसर का बेसिस बनने वाला है।
तो हम ये तीसरी पॉइंट लिख रहे हैं, हर आंसर में कुछ ट्विस्ट होगा और हर आंसर में कुछ कहानी होगी, केस होगा। केस पे ध्यान दें लेकिन ट्विस्ट पे ज़रूर ध्यान दें। टेस्ट केस तो क्या पढ़ते पढ़ते आते ही है हमको समझ में, ट्विस्ट क्या है। अब ट्विस्ट ये है कि वो आर्टिकल सोचती है, वो स्टूडेंट सोचती है कृति कि इट इज़ द ओनली काइंड ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, जबकि हम जानते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट में ऑडिट भी आता है, रिव्यू भी आता है। ये तो होगा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड, फिर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड भी आता है। क्लास में हमने एक बड़ा सा डायग्राम बनाया था जिसमें हमने सारे लेवल टाइप्स ऑफ एश्योरेंस एलॉन्ग विथ एसेज, एसआरईज, एसएईज, इन सब की भी बात की थी। उसी डायग्राम के बेस पे ये आंसर है। इट इज़ द ओनली काइंड इन विच अ प्रैक्टिशनर गिव अ रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट इन द अप्रोप्रिएट फॉर्म। ओनली वर्ड खतरनाक है यहाँ पे। हाउएवर हर फ्रेंड सौम्या डज नॉट एग्री विथ हर। सौम्या जी एग्री नहीं करती। शी इज ऑफ द व्यू दैट एश्योरेंस एंगेजमेंट आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू, बिल्कुल सही सोचे हो भैया, नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ऑडिट अलोन। बिसाइड्स Soumya also thinks that assurance engagement can also relate matter other than historical। बिल्कुल सही सोचे हो भैया। तो ये सौम्या जी बिल्कुल सही सोच रही है कि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी तो एश्योरेंस एंगेजमेंट में आती है। क्वेश्चन क्या है, आपके हिसाब से किसका व्यू करेक्ट है, इसको आपको विथ रीजंस बताना है। आप आराम से सोचें क्या क्या लिखना पड़ेगा। आखिरी में कंक्लूजन तो हमको मालूम है कृति गलत सोच रही है, सौम्या सही सोच रही है, लेकिन लिखना कैसे। पहली लाइन ये बेसिस बन सकता है जो ये शुरुआत का था कि एंगेजमेंट में सिर्फ ऑडिट तक रेस्ट्रिक्टेड है ना, अदर एंगेजमेंट भी आते हैं एश्योरेंस में, लाइक रिव्यू, लाइक प्रोवाइडिंग एश्योरेंस फॉर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एंगेजमेंट्स ऑन इंटरनल कंट्रोल। ये सब आपने आपके मॉड्यूल में एग्जाम्पल्स में पढ़े हैं, आपको याद हो तो। और हमने जो चार्ट बनाया था, हमने जो समरी चार्ट्स बनाए थे क्लास में, उसमें भी ये पॉइंट कवर्ड है। इसके अलावा आपको समरी चार्ट और पीडीएफ फॉर्मेट में ऑलरेडी दिए हुए भी हैं। अगर ना हो तो टेलीग्राम ग्रुप से आप ले सकते हैं, वहाँ पे वो शेयर्ड है। बोलिए मालिक। तो तीन चीज़ें के एग्जाम्पल बोल दिया। अब एश्योरेंस एंगेजमेंट प्रोवाइडेड टू यूज़र है, सिर्फ डिफरेंस किसका है, कहीं पे रीजनेबल है, कहीं पे मॉडरेट है, थोड़ा सा लेवल में डिफरेंस है। ऑडिट रीजनेबल देता है तो रिव्यू लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस देता है देन दी ऑडिट। कंपैरिजन हमेशा किससे है, ऑडिट से है। तो हम जानते थे इसकी स्टेप्स क्या क्या बन सकती, बोलो जल्दी जल्दी इसकी स्टेप्स क्या क्या बननी चाहिए। पहली स्टेप हमको जो लेनी चाहिए इसमें, वो लेनी चाहिए कि एश्योरेंस एंगेजमेंट वर्ड को समझाया जाए। एश्योरेंस एंगेजमेंट वर्ड को समझाया जाए, एश्योरेंस एंगेजमेंट में क्या क्या कवर्ड है। तो हम बोलेंगे इसमें ऑडिट और रिव्यू कवर्ड है, साथ ही साथ इसमें प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्लस इंटरनल कंट्रोल्स का पॉइंट भी कवर्ड है। दूसरा फिर हम बोलेंगे इनमें अंतर है लेवल ऑफ एश्योरेंस का। लेवल ऑफ एश्योरेंस का तीनों में अंतर होता है, ठीक है। एक में रीजनेबल है, जैसे ऑडिट में रीजनेबल है, तो एक लोअर देन रीजनेबल और एक मॉडरेट, ये भी समझा सकते हैं। तीसरा, सौम्या का जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हमको लेना है। जैसे हमने ये वाला स्टेटमेंट तो सौम्या का सपोर्ट कर दिया विथ रीजंस। अब सेकंड स्टेटमेंट था अदर देन एचएफआई भी होता है, तो हाँ इसी को आपको तीसरे पॉइंट में कवर करना है कि अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी एश्योरेंस एंगेजमेंट होता है। ये हम कवर कर सकते हैं यहाँ पे। देखो जैसे इन्होंने अलग से लिखा, ये पैराग्राफ चेंज करा है इन्होंने, आप चाहो तो यहाँ से भी एक पैराग्राफ चेंज कर सकते हो अगर आपको पॉइंट्स में लिखने की इच्छा हो। पैराग्राफ चेंज करना 1 2 3 4 मत डालना बस। एक ये लाइन ले सकते हैं कि ऐसे भी एंगेजमेंट्स हैं जिसमें हम अदर देन हिस्टोरिकल पे एश्योरेंस एंगेजमेंट देते हैं, लाइक प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, लाइक इंटरनल कंट्रोल इन एन एंटिटी। इतना भी लिखेंगे तो चलेगा। बोलो इसके आगे का लिखेंगे ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूर लिख सकते हैं। ये ध्यान रख लेना बस कि ये अनरीजनेबल अजम्पशंस पे तो नहीं है। ये ज़रूर ध्यान रख लेना कि हमको सफिशेंट एविडेंस ढूंढने हैं, सफिशेंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ढूंढने हैं। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में जो भी अजम्पशंस हैं दे आर नॉट अनरीजनेबल। ये एक लाइन आप लिख सको तो बढ़िया है, ना लिख पाओ तो कोई बात नहीं, स्कोर शॉर्ट भी कर सकते हैं यस, कि ऑल मटेरियल अजम्पशंस आर प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड एंड प्रॉपरली प्रेजेंटेड। आखिरी लाइन ले सकते हैं। फिर आ गया हमारा इन द गिवन केस, ये आ गया आपका केस स्टडी। तो केस स्टडी में सीधे ही लिखेंगे एज पर अबाउट डिस्कशन कृतिज व्यू इज रॉन्ग या इनकरेक्ट, कृति इज ऑफ द व्यू दैट इज इनकरेक्ट, है ना। तो व्यू ऑफ सौम्या इज करेक्ट, ऐसा करके हम आंसर फ्रेम कर सकते हैं। तो 4 स्टेप्स में आंसर बन जाएगा आपका।
अदर देन HFI में आपको याद होगा आपने अलग से, जैसे हमने क्लास में प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे अलग से शॉर्ट नोट प्रिपेयर किया हुआ है, नोट्स में भी दिया हुआ है, आपने लिखा भी है, उस लेवल पे भी आप बना सकते हो। और फोर्थ में केस को बेस बना लेना। यहाँ पर आप चाहो तो अजम्पशंस के बारे में कुछ बातें और नोट कर सकते हो कि अजम्पशंस अनरीजनेबल नहीं होने चाहिए, प्लस डिस्क्लोज्ड होने चाहिए। मटेरियल अजम्पशन सारे डिस्क्लोज्ड होने चाहिए, प्रेजेंटेड होने चाहिए। ये 4 स्टेप में हम ये आंसर बना सकते हैं। तो मैं कुछ समरी पॉइंट्स दे रहा हूँ, इससे आप क्या सीख सकते हो। इस समरी पॉइंट से आप ये सीख सकते हो कि कैसे हम घर पर भी जब आप पढ़ते हो और आपको लग रहा है यार कोई आंसर बहुत बड़ा है, वास्ट आंसर है यार, मुझे दिक्कत आ रही है उसको याद करने में, जो कि आती है, ऑब्वियस है, मतलब उसमें कोई अजीब बात नहीं है, तो आप इस तरह से स्टेप याद करके भी आंसर को फ्रेम कर सकते हो, ताकि एग्जाम में एटलीस्ट हम 60-70% तो अच्छे से आंसर को पुटअप कर पाए। ठीक, ये था चैप्टर 1 से पहला क्वेश्चन। और कुछ है क्या इसमें? नहीं, अब चैप्टर 2 के ही क्वेश्चन है। चैप्टर 2 जो कि है हमारा स्ट्रेटेजी, प्लानिंग और प्रोग्रामिंग, इसको लेके क्वेश्चन है CAN an engagement partner of LPS and Associates is planning for the audit of, एंगेजमेंट पार्टनर है EP, प्लान कर रहा है भाई किसी बड़े ऑडिट के लिए, एज अ पार्ट ऑफ पिया। पिया क्या है? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। याद करो यही आपका मॉड्यूल का, नोट्स का, हर चीज का पहला क्वेश्चन है कि हम क्या क्या करते हैं सर। हम पिया करते हैं और प्लानिंग करते हैं। पिया के अंदर फिर से 3 एलिमेंट है। अब वो बोल क्या रहा है वो देख लेते हैं। As part of PIA being performed in this regard, he wants to ensure that compliance with independence requirement is adhered। आपका मेजर फोकस इंडिपेंडेंस वर्ड पे है। आपका मेजर फोकस इंडिपेंडेंस वर्ड पे, चेक करें एक बार। तो इंडिपेंडेंस के ऊपर ये क्वेश्चन है और इसका आपके मॉड्यूल में ऑलरेडी क्वेश्चन है, स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन है इसका अलग से कि इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट को कैसे एदर करोगे। उसके लिए हमारे पास 2-3 पॉइंट्स होते हैं। हाउ शैल ही फॉर्म अ कंक्लूजन that audit firm will complies with the independence requirement? How the auditor या engagement partner shall form a conclusion? How he shall form a conclusion? ये क्वेश्चन है आपका। तो हमारे पास 2-3 तरीके थे, याद कीजिए, हमने आंसर पढ़ा हुआ था कि इन्फॉर्मेशन ले लो कि कोई थ्रेट है क्या, कोई ऐसी सर्कमस्टेंस या रिलेशनशिप है जिसके लिए वर्ड था C/R दैट क्रिएट्स द थ्रेट। अगर थ्रेट क्रिएट हो रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कोई आइडेंटिफाइड ब्रीच है क्या। 3 पॉइंट थे, याद करो। सबसे पहले हमने बोला था कि आप सर्कमस्टेंस और रिलेशनशिप स्टडी करो, इवैल्यूएट करो। तो उसके लिए भी 2 वर्ड थे, पहले आइडेंटिफाई देन इवैल्यूएट, कि क्या हमारे पास इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है जो क्या क्रिएट करती है थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। तो कोई सर्कमस्टेंस या रिलेशनशिप आइडेंटिफाई और इवैल्यूएट करो, ऐसी कोई जानकारी विच गिव्स यू कंफर्मेशन कि देयर आर सम थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, TTI। ये पहला पार्ट था। दूसरा पॉइंट था अगर आपको लग रहा है कोई आइडेंटिफाइड ब्रीच हुआ है, अगर हाँ आपको लग रहा है तो चेक करें कि क्या हमारे पास हमारी जो फर्म की पॉलिसीज और प्रोसीजर्स हैं, कोई ब्रीच हुआ है क्या फर्म की पॉलिसीज प्रोसीजर का, तो चेक करें क्या वो हमारे लिए अगेन थ्रेट क्रिएट करती हैं क्या, और अगर हाँ तो फिर एक्शन ले लो, एप्रोप्रिएट एक्शन। क्या एक्शन लेना है? 2 काम करते हैं हम एक्शन लेने में, या तो हम चाहते हैं कि थ्रेट एलिमिनेट हो जाए या हम चाहते हैं कि थ्रेट रिड्यूस हो जाए, कुछ तो हो। और अगर ऐसा लगा कि कुछ भी नहीं हो रहा है तो हमारे पास एक और ऑप्शन है कि हम विड्रॉ कर जाएंगे। फिर याद आया, ये आंसर आपने डायरेक्टली पढ़ा था, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर मैंने टिक भी कराया था कि इस प्लानिंग के दौरान अगर पिया की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडिपेंडेंस को लेकर रिक्वायरमेंट। तो देख लें आंसर, CAN शैल फॉर्म अ कंक्लूजन ऑन कंप्लायंस विद इंडिपेंडेंस, इन डूइंग सो ही शैल क्या क्या करेगा। पहला, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फर्म टू आइडेंटिफाई द सर्कमस्टेंस एंड रिलेशनशिप विच क्रिएट्स द थ्रेट, इवेल्युएट इन्फॉर्मेशन ऑन आइडेंटिफाइड ब्रीचेस। अगर आपकी इंडिपेंडेंस पॉलिसीज प्रोसीजर ब्रेक हुई हैं तो क्या ये सचमुच थ्रेट क्रिएट कर रही हैं, क्रिएटिंग अ थ्रेट, और अगर हाँ तो टेक द एक्शन आइदर टू एलिमिनेट आइदर टू रिड्यूस। नहीं हुआ, लो लेवल पे नहीं आया, कंसिडर अप्रोप्रिएट विड्रॉ फ्रॉम द ऑडिट एंगेजमेंट इफ विड्रॉल इज परमिसिबल बाय लॉ और रेगुलेशन। ऐसा मन से भी लिख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये मैटर अभी रिजॉल्व नहीं हो पाएगा, यू हैव टू इन्फॉर्म योर अदर पार्टनर्स और अप्रोप्रिएट एक्शन, प्रॉम्प्टली अपनी फर्म को रिपोर्ट करो। ये 3 पॉइंट डायरेक्ट है, आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, इजी है, हमारे पढ़ते समय हमने इसको इम्पोर्टेंट भी टिक किया था। यस, एक ही क्वेश्चन है क्या चैप्टर 2 से? यस, एक ही क्वेश्चन है मालिक। अगला रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल चैप्टर 3 से है।
कंपनीज आर इंक्रीजिंगली यूजिंग डाटा एनालिटिक्स, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का क्वेश्चन आ गया है मालिक. Using data analytics for managing their operations, auditor can also obtain good results by using data analytics. What are the tools and techniques used by the auditor? तो मेन क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ, what are the tools and technique used by the auditor in applying the principles, and in which area data analytics can be used by the auditor. तो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है चैप्टर 3 में. आपके पास जो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट वाला पार्ट है, हमने चैप्टर 3 को 3-4 हिस्सों में डिवाइड किया था. पहले ऑडिट रिस्क, फिर ऐसे 320, फिर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, फिर इंटरनल कंट्रोल और IFC. उसके आधार पर आपको ये बोलना है. तो हम जानते हैं डाटा एनालिटिक्स के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, कैट. अच्छा क्वेश्चन है. दो बातें एक बार और मैं पढ़वाना चाहूँगा आपसे कि दो चीज़ें पूछी गई है आपसे. सबसे पहला पार्ट था कि टूल्स और टेक्निक्स बताओ और कौन से एरिया में आप यूज़ कर सकते हो. अब अगर ये क्वेश्चन 3 to 4 मार्क्स के लिए, इसका मतलब ये बहुत छोटा क्वेश्चन होना चाहिए, बहुत लेंथी क्वेश्चन हो, ऐसा नहीं हो. तो विच टूल्स यू आर यूजिंग, तो हम यूज़ करते हैं कौन सा. फॉर डाटा एनालिटिक्स वी आर यूजिंग कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स. इसके एग्जाम्पल्स भी हमने डिस्कस करे थे क्लास में. टूल्स एंड टेक्निक्स में जब हम कैड बोलते हैं तो टूल्स एंड टेक्निक्स का ये एक आंसर खत्म हो गया आपका, ये फर्स्ट पार्ट खत्म. अब आपको बताना इन विच एरिया, किस किस एरिया में आप ये डाटा एनालिटिक्स यूज़ करना चाहोगे. तो बेसिकली तो हम जानते हैं फॉर टेस्टिंग द रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स. आजकल सब कुछ मैनुअल तो है नहीं, आजकल सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, इलेक्ट्रॉनिक है, ऑटोमेटेड है. तो वी विल यूज दिस एनालिटिक्स प्रोसीजर ऑन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डाटा. जो कहाँ पर है सर, हमारे कंप्यूटर के डब्बे में, जिसको हमने इंग्लिश में क्या बोला, IT सिस्टम्स, थ्रू योर स्पेशलाइज्ड टूल्स, योर स्प्रेडशीट्स. और क्या क्या कर सकते हो, तो याद करो हमने स्टेप बनाई थी. पहला हमने सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी. कैसे मालूम सर, सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए आपका पॉपुलेशन का कंप्लीटनेस होना और पॉपुलेशन जो यूज हो रही है उसको चेक करना जरूरी. तो कंप्लीटनेस ऑफ डेटा एंड पॉपुलेशन विच विल बी यूज फॉर योर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, फॉर योर सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, उसके लिए कंप्लीटनेस आपकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो इसको अजर्शन से भी हमने बोला था कि ऐसे याद ना रहे तो अजर्शन बेस्ड याद कर लेना. आपको ट्रिक दी थी इसके लिए कि एक अजर्शन ये हो गया कंप्लीटनेस ऑफ डेटा. जब पॉपुलेशन की बात आएगी तो अगला क्वेश्चन आएगा सिलेक्शन का. ऐसा हमने बनाया था कि फिर हम IT सिस्टम्स में से सैंपल लेंगे, आइदर थ्रू रैंडम आइदर थ्रू सिस्टमैटिक. फिर एक और हमारा मेथड लग जाएगा रीपरफॉर्मेंस ऑफ कैलकुलेशंस, एक और लग जाएगा रिकम्प्यूटेशन ऑफ बैलेंसेस. ये दो री के थे, एक री परफॉर्मेंस और एक रिकम्प्यूटेशन. फिर हमने बोला था जब हम एनालिसिस करेंगे तो फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन हो सकता है और उसी के साथ डिफिशियंसीज मिल सकती है. तो इसके पीछे के दो वर्ड्स हमने याद किया था कि अपना ID चेक करो, मतलब इन्वेस्टिगेशंस एंड डिफिशियंसीज. तो दो के कॉम्बिनेशन लिए थे हमने. सबसे पहला कंप्लीटनेस ऑफ द डेटा, COD भी बोल सकते हैं, अजर्शन बेस भी चले. कंप्लीटनेस के बाद सिलेक्शन, सिलेक्शन के बाद रिकम्प्यूटेशन ऑफ बैलेंसेस, रीपरफॉर्मेंस ऑफ कैलकुलेशंस. मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना चाहो कर लो, सिस्टम कैलकुलेटेड है, डेप्रिसिएशन, बैंक इंटरेस्ट, आप खुद ये कैलकुलेटर उठाओ, रिकम्प्यूट कर लो या सिस्टम बेस्ड रिकैलकुलेशंस कर लो. रिकम्प्यूटेशन में क्या हो रहा है, हम वापस से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस को फ्रॉम अ ट्रांजैक्शन डेटा. एक एग्जांपल दिया था, आप चाहो तो एक एंट्री पास करो अपने नाम से और चेक करो ट्रायल बैलेंस तक वो एंट्री पहुंची कि नहीं. तो आपने रिकंस्ट्रक्ट करके चेक कर लिया कि IT में सब कुछ ठीक है डाटा एनालिटिक्स के दौरान. और एनालिसिस ऑफ जनरल एंट्रीज करेंगे तो कुछ फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन आ जाएगा. कंट्रोल डिफिशियंसीज आपको जरूर मिल सकती है, उसका इम्पैक्ट हमको समझना पड़ेगा. तो 6 पॉइंट अगेन. सबसे पहला कंप्लीटनेस ऑफ डेटा, देन सिलेक्शन, देन रिकम्प्यूटेशन, रीपरफॉर्मेंस, ID, इन्वेस्टिगेशन एंड डिफिशियंसीज इवैल्यूएट करो. डाटा एनालिटिक्स का इस बार ये क्वेश्चन इन्होंने दिया है मोस्टली, नहीं तो ये लोग मटेरियलिटी पे देते हैं या फिर रिस्क पे देते हैं. अगला ऑडिट एविडेंस, चैप्टर नंबर 4. एक एक क्वेश्चन ही दिए इस बार इन्होंने, बहुत ज्यादा क्वेश्चन हैं, लेकिन हाँ क्वेश्चन को समझने का तरीका अच्छा है. टूल्स एंड टेक्निक्स, कैट, इन विच एरियाज. Quality Products Limited is engaged in the manufacturing of bicycles. As a part of manufacturing activities, it sends some raw material to some business entities. अच्छा, किसी और को sends and procure finished component from them. तो मैंने raw material भेजा, बदले में finished goods आया. As on 31st March 24, inventory lying with such business entities are material. इन्होंने खुद नहीं बोल दिया क्वेश्चन. चैप्टर 4 है, ऊपर से इन्वेंट्री है. आपको ये देख के याद आ जाना चाहिए कि चैप्टर 4 में ऐसे 500, 501, 505, 510, 520, 30, तो आपको याद आ जाना चाहिए बॉस. 501 पे क्वेश्चन है ये, ऑडिट एविडेंस. ऐसे इसके नंबर आपको याद रह जाते हैं और खुद बोल ही रहे वो इन्वेंट्री कैसी है, मटेरियल. बीइंग द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ दिस कंपनी, हाउ विल यू ऑब्टेन SAAE? How will you obtain SAE regarding
तो ऐसे 501 का पर्पज यही देखना है यार बॉस, एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ द इन्वेंट्रीज विद सच बिजनेस एंटिटीज। समझना खास बात है, आपके गुड्स कहाँ पड़े, थर्ड पार्टी के पास, विद सच बिजनेस एंटिटीज। ये ट्विस्ट है क्वेश्चन में, आपसे जनरल प्रोसीजर्स नहीं पूछे उन्होंने, क्या आप लिख दोगे हम ऑब्जर्व करेंगे, ये नहीं पूछा उन्होंने, इंस्पेक्ट करेंगे तो नहीं, उन्होंने बोला हमको एग्जिस्टेंस कंडीशन देखना है लाइंग विथ। ये ट्विस्ट है क्वेश्चन में बस। ऐसा नहीं कि इजी क्वेश्चन तो खुश होगा, अरे अरे हमने तो याद किया है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, थर्ड पार्टी कंफर्मेशंस की बात होगी अब यहाँ पे। आपका स्टॉक किसी थर्ड पार्टी गोडाउन में पड़ा हुआ है, थर्ड पार्टी एंटिटीज के पास पड़ा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, एस पर ऐसे 501 नंबर जरूर लिखना, नाम जरूर लिखना भाई, नाम मत छोड़ना कोई सा भी, याद रखना बहुत इजी है। एक लिस्ट ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर्ड है, आप चेक कीजिएगा, सिर्फ ऐसे इसके नाम और नंबर लिखे हुए ताकि आपको याद करना हो तो 2 पेज का प्रिंट निकाल के अपनी वॉल पे लगा लो और याद कर लो। क्या बोल रहा है, इन्वेंट्री इज अंडर द कस्टडी एंड कंट्रोल ऑफ अ थर्ड पार्टी एंड इज मटेरियल। तो हमको क्या ऑब्टेन करना है, एस रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस, रिगार्डिंग कंडीशन, एक या तो जो भी मेथड लगानी हो। एक सिंपल था, रिक्वेस्ट द कंफर्मेशन, रिक्वेस्ट द कंफर्मेशन, सिंपल तो यही था। उसमें वो क्या क्या लिख के देगा मुझे, क्वांटिटी भी और कंडीशन भी। और दूसरा तरीका, जरूरत पड़े तो आप इंस्पेक्शन फॉलो कर लें, अदर ऑडिट प्रोसीजर फॉलो कर लें, जो भी क्या हो। तो क्लियर नहीं है, एज अप्रोप्रिएट आपको जो करना हो, इंस्पेक्शन, अदर ऑडिट प्रोसीजर्स भी आपके पास। आंसर सिंपल था, और इस तरह के सिंपल आंसर्स हमसे मिस नहीं होने चाहिए दोस्तों। पूरा पेपर टफ है नहीं, पूरा पेपर टफ नहीं आता, कुछ चीज़ें इजी आती। अदर प्रोसीजर्स में 3-4 बातें एग्जाम्पल्स, अदर प्रोसीजर्स में याद करो, हम जब बोलते हैं कि इंस्पेक्शन या दूसरे प्रोसीजर्स क्या क्या हो सकते हैं, हमने बोला था सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन देख लेना बाय थर्ड पार्टीज। दूसरा था कंफर्मेशन ले लेना अगर ये प्लेज्ड किया हो एज ए कोलैटरल टू अदर पार्टीज। ऐसे 2 याद करे थे हमने, एक थर्ड पार्टी का डॉक्यूमेंटेशन, एक कोलैटरल का डॉक्यूमेंटेशन। ऐसे करके हमने कंफर्मेशन याद किया था। या तो फिर एक काम करो, आप अटेंड कर लो या किसी और को अरेंज कर लो, उस थर्ड पार्टी के वहाँ जाकर कोई फिजिकल काउंटिंग कर ले, यदि ये पॉसिबल हो, प्रैक्टिकेबल हो तो। और ये भी ना हो तो अनादर ऑडिटर की रिपोर्ट या सर्विस ऑडिटर की रिपोर्ट। ये भी हमने क्लास में कंसेप्ट समझा था कि भाई जिस थर्ड पार्टी के पास आपका गुड्स पड़ा हुआ है उसका भी तो ऑडिट हो रहा हो, अगर अनादर ऑडिटर या सर्विस ऑडिटर की रिपोर्ट से आप इंश्योर कर सकते हो कि इसकी काउंटिंग या क्वांटिटी और कंडीशन कैसी है। तो 4 बातें अदर प्रोसीजर्स में आई थी, एग्जाम में ही लिखना पड़ेगा हाँ, क्योंकि आंसर अगर छोटा सा है तो ये 3-4 पॉइंट आपको आंसर को इंक्रीज करने में हेल्प मिलेंगे। अब यहाँ बहुत सारे लोग पूछते हैं सर इतना ही लिख दें तो, यार देखो 4 मार्क्स के लिए ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि अदर प्रोसीजर्स उन्होंने साथ में ही दिए हुए हैं। आपको नहीं याद आ रहे हो तो चलो कोई बात नहीं यार, 2 लिख दो कोई से भी, 2 तो सिंपल है। डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग इन्वेंट्री हेल्ड बाय थर्ड पार्टीज, रिक्वेस्ट कंफर्मेशन फ्रॉम अदर पार्टीज व्हेन इन्वेंट्री इज प्लेज्ड एज कोलैटरल। फिर हमने बोला अरेंजिंग सम ऑडिटर की जो वहाँ जाके फिजिकल काउंटिंग कर ले, या दूसरे ऑडिटर की रिपोर्ट पढ़ लो आप। यू विल बी कंफर्म कि इनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रिगार्डिंग द इन्वेंट्री सही है कि नहीं। इंटरनल कंट्रोल पे आपको कमेंट मिल जाए तो भी आप एश्योर हो सकते हो कि हाँ 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 मेरे क्लाइंट का मेरे क्लाइंट की इन्वेंट्री वहाँ पे सेफ है। ये अदर प्रोसीजर्स 4 पार्ट में आके खत्म हो रहा है। नेक्स्ट, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चैप्टर 5, जो कि सबसे बड़ा टॉपिक है जिससे हम सब लोग बहुत थोड़ा थोड़ा डरते हैं, लेकिन यार मैंने बोला है समरी चार्ट से पढ़ लेना, उसमें सारे कंटेंट कवर्ड है, इतना तो कवर्ड है कि आप आंसर बना। देखते हैं यहाँ पर हमको किस चीज को ऑडिट करने का बोला गया। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ XYZ लिमिटेड शोज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। पहले क्वेश्चन में पहली लाइन में हिंट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स फ्रॉम द बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लीजिंग एंड हायर परचेज कंपनीज। ओके, एडिशनली द कंपनीज हैज इशूड डिबेंचर्स to its 1000 member to raise the fund as per the provisions of Companies Act। ठीक है, ये भी the money raised by issuing debenture is also reflected in long term borrowing। debentures को यहीं शो किया है तो डिस्क्लोजर का एक पॉइंट लग रहा है। as per the statutory auditor of XYZ limited, आप ऑडिटर हो साहब। CX मतलब आप wants to verify that all borrowings represent valid claims by the banks। okay, तो देखो कहीं ना कहीं अदर्शन लगना शुरू हो गए, लाइक ये एग्जिस्ट करता है, लाइक ये सचमुच हमारा ऑब्लिगेशन है। सजेस्ट अ फ्यू ऑडिट प्रोसीजर इन दिस रिगार्ड। देखो हमारे पास तो इसमें बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ, 1-2 मिनट आप सोच लो पहले बिना आंसर देखे, क्योंकि कॉमन पॉइंट कुछ आपको निकालने हो तो निकाल सकते हो। लाइक हम रिजोल्यूशंस चेक कर सकते हैं, हम रिजोल्यूशंस के अलावा एग्रीमेंट्स चेक कर सकते हैं। ऐसा कुछ पहले आप ट्राई करो ना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको याद आ रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स।
सोचो सोचो क्या क्या, थोड़ा सा रफ में लिखो, कहीं कॉपी पेन उठाओ, ट्राई करो जो भी पॉइंट आपको याद आ रहा है रिगार्डिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जिसमें अजर्शंस लग जाएंगे आपके एग्जिस्टेंस वगैरह के, है ना, जिसमें कहीं क्या कंफर्मेशन का कोई पॉइंट लग सकता है ऐसे 505, जिसमें कहीं क्या ऐसे 580 लग सकता है। हमने कॉमन निकाले थे कि ये दो सबसे ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं, दो तो ऐसे ही 505 580। एक बेसिक डॉक्यूमेंट आपका मिनट बुक, एक बेसिक डॉक्यूमेंट कई बार जो यूज़ हो जाता है वो एमओए एओए, ये कुछ कॉमन पॉइंट निकाल लिए थे हमने। एक अकाउंटिंग का पार्ट उसका, एक एग्रीमेंट जो उसका मेन है, उसी में आप डिटेल्स देखोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कोलैटरल, लोन अमाउंट। सोचो सोचो सोचो। फिर उन्होंने हिंट दी हायर परचेज कंपनीज भी है, लीजिंग भी है, तो उनके भी क्या देख सकते हैं। एग्रीमेंट याद आया कि हमने बोला था अधिकतर तो डॉक्यूमेंट की बात की, डिबेंचर है तो क्या देखोगे, डिबेंचर की ट्रस्ट डीड। बहुत इजी आंसर बनता है क्या ये, सिर्फ डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट देखना है, क्लास में सिखाया था मैंने आपको। इस आंसर में आपको डॉक्यूमेंट देखना है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, कि जितने तरह से आ रहा है पैसा, लाइक बैंक से आ रहा है तो उनका डॉक्यूमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लीजिंग एंड हायर परचेज कंपनीज, डिबेंचर के लिए डिबेंचर ट्रस्ट डीड, उसी से आप अमाउंट, टर्म्स एंड कंडीशन वेरीफाई करोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरीफाई करोगे, कब रिडीम हो रहा है ये चेक करोगे। तो देखो आंसर लगभग वैसा है। क्या डॉक्यूमेंट्री बेस देखें तो सबसे पहला बोर्ड मिनट्स देखना जरूरी है कि उन्होंने इसको अप्रूव किया भी था कि नहीं, ये इंश्योर करना कि ये सब अथोराइज्ड था। ठीक है, एक ही लाइन को अप्रूव या अथोराइज करके लिखा, अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फिर लिखा उसमें एक और वर्ड लिखा कि सिग्निफिकेंट डेब्ट को जरूर अप्रूव किया हो, तो 3 बार लिखा, लेकिन वर्ड वही है यार, अप्रूव्ड, अथोराइज्ड, अप्रूव्ड। आप एक लाइन में लिखोगे चलेगा। फिर इसके बाद अगर हम डॉक्यूमेंट्री चलें तो देखो डिटेल्स ऑफ लीज लेना है आपको और हायर परचेज क्रेडिटर लेना है, विथ किसको किससे मिला रहा है। मैंने आपको क्या बोला था, ऑडिट में हम एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट से मिलाते हैं, एक डाटा को दूसरे डॉक्यूमेंट से मिलाते हैं। हम हमेशा पूछते हैं अपने आप से किस चीज़ को किससे मिलाएंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो लीज और हायर परचेज के आपको क्या देखने पड़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट। डिबेंचर के केस में ट्रस्टेड डीड फॉर टर्म्स एंड कंडीशन, फॉर डेट्स ऑफ रिडम्पशन, बोरिंग रिस्ट्रिक्शन, कंप्लायंसेस विद कोवेनेंट्स। कुछ अच्छे वर्ड ना लिख पाए तो ठीक है चलेगा, टर्म्स, डेट्स ऑफ रिडम्पशन, इंटरेस्ट रेट, इतना तो लिख ही सकते हैं हमने जो पढ़ा। बोलिए। फिर एक ऐसे 505 का पॉइंट हमेशा एक्सटर्नल कंफर्मेशन बोरिंग्स फ्रॉम द लेंडर्स, मतलब बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये ऑब्टेन कर सकते हो। सिमिलरली ऐसे 580 का पॉइंट भी बना सकते हो आप, ऐसे 580, ये दो चीज़ें बार बार लगती हैं लाइबिलिटीज पे। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की सारी लाइबिलिटीज जो रिकॉर्ड हुई है, दे एक्चुअली आर अ वैलिड क्लेम बाय द लेंडर। बोलो। और एक पॉइंट बोला था, अगर कोई डेब्ट रिटायर हुआ है, मतलब कुल मिला के रीपे हो गया है, खत्म हो गया है, तो उसके अगेंस्ट जो असेट्स हैं वो डिस्चार्ज होनी चाहिए, है ना। जब हम लोन क्रिएट करते हैं तो चार्ज क्रिएट हो जाता है, लोन लेते हैं जब, तो फिर लोन पे करने पर डिस्चार्ज भी क्रिएट होना ज़रूरी। इसके अलावा कॉमन पॉइंट की लोन के रिकॉर्ड्स देखो, जिसको हम बोलते हैं रजिस्टर चेक कर लो, सारा लोन रजिस्टर मेंटेन किया होगा, जिसमें डिटेल्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बोरोइंग की डेट्स है, नेचर ऑफ रीपेमेंट है, ये सब आपको वहाँ से मिल सकता है। बोलिए। ये 5-6 पॉइंट्स हैं, बहुत आराम से आप सोच कर लिख सकते हो। कॉमन असेट लाइबिलिटी में जो खासकर लाइबिलिटी में जो कॉमन पॉइंट आते हैं वो डॉक्यूमेंट्री ही आते हैं कि लाइबिलिटी को एग्जिस्टेंस, लाइबिलिटीज़ के ऑब्लिगेशंस, लाइबिलिटीज़ के लिए असर्शन लगता है अपना वैल्यूएशन, कंप्लीटनेस, ये सब आप वहीं से देखते हो। इजी आंसर है, कोई एक क्वेश्चन आ सकता है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन of significant matters is the professional judgment which you exercise as an auditor during the work and evaluating the result। तो चलो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट टिक कराया था आपको, सिग्निफिकेंट मैटर्स के एग्जांपल्स आपसे पूछते हैं वो लोग ना, दो तरह के एग्जांपल्स आपसे पूछते हैं ना, उसमें से एक है सिग्निफिकेंट मैटर्स। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्म, कंटेंट, एक्सटेंट के कुछ एग्जाम्पल आपसे पूछे गए, एग्जाम्पल्स ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर। थोड़ा सा आप रिलेट करने की कोशिश करो, आंसर मैं नीचे ले रहा हूँ। क्या देखते हैं इसमें, सिग्निफिकेंस ऑफ अ मैटर इज एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, ऐसा याद हो कभी हमने पढ़ा था, जिसमें प्रोफेशनल जजमेंट बहुत सारा लगता है और उसके एग्जाम्पल्स देने। सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट करके हमने 3-4 पॉइंट बनाए थे, सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट, कुछ याद आ रहा है क्या आपको? चलिए ट्राई करते हैं, याद कीजिए। इसमें हमने एग्जाम्पल में एक मेन वर्ड पकड़ लिया था, वो था सिग्निफिकेंट, कि अगर हम एग्जाम्पल दें कि कौन सा मैटर सिग्निफिकेंट है आपके प्रोफेशनल जजमेंट के अकॉर्डिंग, तो आपने उन सबका डॉक्यूमेंटेशन किया होगा, उसका फॉर्म, कंटेंट, एक्सटेंड किया होगा।
Then important factor कि what should be the form, content, extent is professional judgment exercised for significant matters. तो judging the significance हमेशा ही क्या होगा, ये पहली लाइन थी आपको याद हो, it is an objective analysis of the facts and circumstances. मुझे नहीं मालूम है कौन सा मैटर सिग्निफिकेंट होगा, it will depend upon, ऐसा भी लिख सकते हो, it will depend upon the facts and circumstances and include objective analysis. Example of significant matters आपसे पूछे गए हैं इस आंसर में, क्या क्या बोलोगे? सिग्निफिकेंट वर्ड्स हमने बोला था, सबसे पहला वो मैटर इंपॉर्टेंट हो जाता है जो सिग्निफिकेंट रिस्क क्रिएट करता हो, के लिए वर्ड इन्होंने राइज यूज किया, याद करो, सिंपल आंसर है, इजी कर सकते हो आप इसको, आप मेरे रिवीजन लेक्चर से भी इसको समझ सकते हो। सिग्निफिकेंट रिस्क एक था, फिर दूसरा था सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी इन अप्लाइंग द प्रोसीजर्स, सिग्निफिकेंट वर्ड से हमने दूसरा वर्ड बनाया था डिफिकल्टी इन अप्लाइंग प्रोसीजर्स, ऐसे कुछ मुद्दे जिसमें आपको डिफिकल्टी आ रही है बाय फॉर अप्लाइंग द प्रोसीजर्स, आपको प्रोसीजर अप्लाई करने में दिक्कत आ रही है। एक सिग्निफिकेंट क्या सर, मिस स्टेटमेंट, आपके प्रोसीजर सीधे सीधे ही बता रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिग्निफिकेंट मिस स्टेटमेंट पे, जिसको हम एमएमएस बोलते हैं, मटेरियली मिस स्टेटेड। और जैसे ही एमएमएस होता है आप जानते हैं, आपका जो असेस्ड रोमम है वो आपको रिवाइज करना होता है, असेस्ड रोमम हमेशा रिवाइज करेंगे एज एन ऑडिटर। सिग्निफिकेंट हो गया ये मैटर क्योंकि एमएमएस है और आपको प्रोसीजर रिवाइज करने पड़ेंगे, ये भी सिग्निफिकेंट का केस था। चौथा सिग्निफिकेंट कि अगर एमएमएस है तो हमने जो उड़ा था इससे ही, इसी पॉइंट से कि अगर आपको लग रहा है मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो अगला सिग्निफिकेंट मुद्दा हो जाता है कि इशू अ मॉडिफाइड ओपिनियन, ऐसा कोई मुद्दा जिससे मॉडिफाइड ओपिनियन जा रहा हो एज पर एस 705। देखो चार चार वर्ड लिए थे हमने मेन, एक था रिस्क, एक था सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी, एक था मॉडिफिकेशन इन द ऑडिटर ओपिनियन या इंक्लूजन ऑफ यूएम, और एक था कि आपको लग रहा है एमएमएस है और आपको रिवाइज करना पड़ेगा आपका पुराना असेसमेंट, प्रीवियस असेसमेंट ऑफ रोमम एंड योर रिस्पॉन्सेज या योर एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स ऑल्सो, मतलब 315 330 दोनों रिवाइज हो रहे हैं, ऐसे 315 330 दोनों में रिवाइज करना पड़ रहा है। ये चार एग्जाम्पल हैं किसके, सिग्निफिकेंट मैटर्स के। इसके अलावा एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द फॉर्म, कंटेंट, एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इज द एक्सटेंट ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, किस हद तक एक ऑडिटर को प्रोफेशनल जजमेंट यूज करना पड़ रहा है। एक्सरसाइज ना लिख पाओ तो यूज्ड लिख देना, इन परफॉर्मिंग द वर्क एंड इन इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट, ये आपका पांचवा सिग्निफिकेंट का एग्जांपल हो सकता है। व्हेन यू हैव टू यूज इन दैट पर्टिकुलर मैटर, आपको कोई सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट यूज करना पड़ रहा हो। बोलिए मालिक। यस, इतना भी लिख देंगे तो चलेगा, एक आध पॉइंट और है इसमें, लेकिन यहाँ तक भी इतना भी कवर करेंगे तो हमारा आंसर परफेक्ट। एग्जाम्पल्स पूछे थे 4 मार्क्स के लिए, सफिशिएंट है। इस लाइन से आपको याद आना चाहिए, सिग्निफिकेंट मैटर्स वर्ड से याद आ जाना चाहिए कि उसी के एग्जाम्पल है। वैसे आखिरी में उन्होंने क्लियर कर दिया था, आगे की लाइन न भी समझ में आया तो पीछे क्लियर था। सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, आपके नोट्स और मॉड्यूल में से ही। नेक्स्ट, कंप्लीशन रिव्यू चैप्टर 7। सीए मनोज इज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। He has completed the audit and issued the audit report dated 30 जून को करा है भाई उसने ऑडिट फाइनल, इशू कर दी उसने उस दिन, इशूड। बिफोर साइनिंग द रिपोर्ट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन डेटेड 29 जून, एक दिन पहले, 1 डे प्रायर उसने एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन किया। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द डेट, आपको याद होगा इस पे हमने नोट्स में अलग से क्वेश्चन बनाया था कि WR की डेट क्या होनी चाहिए। तो एक वर्ड था जो मैंने 3-4 बार आपको रिपीट कराया था, एज नियर एज प्रैक्टिकेबल, याद आ रहा है क्या? एज नियर एज प्रैक्टिकेबल टू द डेट ऑफ साइनिंग ऑफ द रिपोर्ट, टू द डेट ऑफ इशू ऑफ द रिपोर्ट। आपसे पूछा क्या गया, डिस्कस द सिग्निफिकेंस, ये पहला क्वेश्चन हो गया इसका, डेट का, और ये भी बताना स्टेट वेदर द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज अप्रोप्रिएट और नॉट। तो ये पीछे वाला आंसर तो एक लाइन का होगा, अप्रोप्रिएट है या नहीं, आपको समझाना यही है डेट के एंगल से कि क्या ये सिग्निफिकेंट। सोचें 1 मिनट क्या क्या लिख सकते हैं आप, सोचें 1 मिनट क्या क्या लिख सकते हैं WR के ऊपर। थॉट प्रोसेस बनाए थोड़ी सी, क्या क्या हमने पढ़ा है SA 580 में, याद करो उसमें हमने पढ़ा था, कुछ कुछ मैं याद दिला देता हूँ। ऑडिट रिपोर्ट तब तक साइन मत करना जब तक कि आपके पास एविडेंस नहीं आ जाए, और आपने ये भी पढ़ा था कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस है। आपने ये भी पढ़ा है कि AS4 और SA 560 के अकॉर्डिंग हमको आफ्टर द बैलेंस शीट डेट से लेके ऑडिट रिपोर्ट तक के ट्रांजैक्शन के लिए भी कुछ एविडेंसेस की ज़रूरत पड़ सकती है, एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। याद आया? पूरा पैराग्राफ है एज इट इज़ नोट्स में और मॉड्यूल में। तो क्या ये अप्रोप्रिएट है? हाँ अप्रोप्रिएट तो है, क्योंकि साइनिंग से पहले लिया है, साइनिंग के बाद लिया होता तो ये अप्रोप्रिएट नहीं होता। साइन किया 30 जून, लिया है 29 जून,
तो इट इज़ अप्रोप्रिएट, यस इट इज़ अप्रोप्रिएट। तो देखो आंसर में क्या क्या पॉइंट आप बना सकते हो। सबसे पहला एज नियर एज प्रैक्टिकेबल वाली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, बट नॉट आफ्टर। आपकी ऑडिट रिपोर्ट साइन होने से आसपास की डेट होनी चाहिए, उसके बाद की नहीं होनी चाहिए, पहले की होगी चलेगा। अब रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस आर नेसेसरी ऑडिट एविडेंस, तो ऑडिटर का ओपिनियन तब तक एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, ऑडिटर रिपोर्ट पर तब तक तारीख नहीं डालना चाहिए, डेट पुटअप नहीं करना चाहिए जब तक कि आपके पास WR ना आ जाए। ये आपके लिए पहला स्टेप हो गया आंसर का। साथ ही साथ वो बोल रहे हैं कि ऑडिटर को और क्या ध्यान रखना पड़ता है, ऑडिटर हैव टू कंसिडर इवेंट्स ऑकरिंग अप टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, जिसके लिए शायद आपको AS4 लग जाए, एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर। ये ऐसे स्टेप बना के याद करा करो कि एक पॉइंट हमारा डेट वाला हो जाएगा, एक AS4 वाला हो जाएगा, तो आपको याद आ जाएगा। बाकी की लाइन वो की वही, एज नियर एज प्रैक्टिकेबल टू। लाइन में दम नहीं है, लाइन तो इतनी सी, एज नियर एज प्रैक्टिकेबल टू बट नॉट आफ्टर द डेट ऑफ रिपोर्ट। तो उसका डेट सही था, यस, और हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अप्रोप्रिएट, करेक्ट, सिंपल था। एक और क्वेश्चन है, क्योंकि गोइंग कंसर्न एक इंपॉर्टेंट पार्ट है तो उसके ऊपर क्वेश्चन दिया है। व्हाइल कंडक्टिंग द ऑडिट CAY नोटिसेस द कंपनी हैज लॉस्ट वन ऑफ इट्स की मार्केट। हिंट दे दी भैया उन्होंने, अलॉन्ग विद सम इंपॉर्टेंट कस्टमर, हिंट दे दी आपके ऑपरेटिंग कंडीशन में प्रॉब्लम है। एडिशनली सेवरल हाईली सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर्स भी इमर्ज हो गए। हाँ, ये कुछ क्वेश्चन इस तरह के आपके टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में मॉड्यूल में भी दिया हुआ है। सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर आ गए डिस्पाइट द एग्जिस्टेंस ऑफ मटेरियल अनसर्टेनिटी। मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, जिसके लिए शॉर्ट फॉर्म बनाया था हमने MUE, MUE। CAY फाइंड्स द यूज ऑफ गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट। मटेरियल अनसर्टेनिटी है लेकिन इसके बावजूद वो मानता है कि ये अप्रोप्रिएट है। ओके, कंपनी हैज ऑल्सो डिस्क्लोज मटेरियल। ओ, कंपनी खुद समझदार है यार, वेरी नाइस, कंपनी ने डिस्क्लोज तो कर ही दिया है, एडिक्वेटली डिस्क्लोज करा है। हाउ यू विल डील विद दिस इन योर रिपोर्ट? फिर अगर कंपनी ने डिस्क्लोज कर दिया है, आपके पास दो पॉइंट होते हैं मटेरियल अनसर्टेनिटी में, कंपनी हैज एडिक्वेटली डिस्क्लोज, कंपनी हैज नॉट एडिक्वेटली डिस्क्लोज, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, करके जाना। अगर एडिक्वेट डिस्क्लोजर है तो ऑडिटर शाल एक्सप्रेस एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन। याद करो, हमने पढ़ा था ये आंसर। दो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है लेकिन गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है। मुद्दा है क्या, मटेरियल अनसर्टेनिटी को इन्होंने प्रॉपरली डिस्क्लोज करा है या प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं करा है। करा है तो हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन देते ही थे, बोलो, है ना। तो आपको करना क्या है फिर, इसमें आपको बस एक टाइटल डालना है, सेपरेट सेक्शन इन योर रिपोर्ट। आप याद करो ये बात, आप SS 700 में भी पढ़ते हो कि एक टाइटल होना चाहिए मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, ताकि यू कैन ड्रॉ द अटेंशन टू द नोट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच डिस्क्लोजेस सच मैटर। और ये इवेंट या कंडीशन जो है, आप ये बोल सकते हो कि वी आर स्टेटिंग दैट there is some material uncertainty which may cast a significant doubt on entity's ability to continue as a going concern and auditor opinion is not modified। ये समझा रहे हो, अनसर्टेनिटी तो है लेकिन मेरा ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है, अनमॉडिफाइड ही मैं दे रहा हूँ, ट्रू एंड फेयर ही जा रहा। मतलब ये दो ही पॉइंट्स से आपको याद हो। तो इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा है, डिस्क्लोज्ड हो गया है, सेकंड पार्ट नहीं पूछा उन्होंने कि डिस्क्लोज नहीं हुआ था तो हम क्या क्या करते, वो नहीं पूछा इन्होंने। चैप्टर 8 डायरेक्ट कारों के ऊपर दो क्वेश्चन, स्टेचुरी ड्यूज एंड ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टीज। डायरेक्ट ही आंसर है, इसमें मेरे पास समझाने को कुछ ज़्यादा है नहीं। स्टेचुरी ड्यूज में दो थे, एक अनडिस्प्यूटेड एक डिस्प्यूटेड, याद होगा आपको, हमने देखा था। इसमें बहुत सारे टैक्सेस के नाम, इसमें दो ही बातें थी कि क्या ये अप्रोप्रिएटली ये रेगुलर रही कंपनी इन डिपोजिटिंग, और अगर नहीं तो एक्सटेंड ऑफ एरियर्स बताओ, और 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं क्या किसी को। और डिस्प्यूटेड में हमको क्या बताना है, वेयर द डिस्प्यूट इज पेंडिंग और उसका अमाउंट, अमाउंट। दूसरा था ट्रांजैक्शन विद RP रिलेटेड पार्टीज के लिए, बस हमको क्या बताना है, कंप्लायंस सेक्शन 177 और 188 का डिटेल्स डिस्क्लोज हो गई है क्या एज पर AS, बस इतना सी पॉइंट है। चैप्टर 9 डायरेक्ट आ रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज, सेक्शन 77 और मल्टी स्टेट के ऊपर क्वेश्चन है माली के। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का दो सेक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं ना, इसमें से एक है 77 स्टेट्स दैट सेंट्रल गवर्नमेंट मेट एनी टाइम बाय ऑर्डर डायरेक्ट स्पेशल ऑडिट, स्पेशल ऑडिट कंडक्ट होगा भाई। फर्दर इट में बी द सेम और डिफरेंट ऑर्डर अपॉइंट आइदर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसी ऑर्डर में वो चाहे तो किसी CA को अपॉइंट कर दें और किसी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑडिटर को अपॉइंट कर दें टू कंडक्ट द स्पेशल ऑडिट। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि स्पेशल ऑडिट किन सर्कमस्टेंसेज में ऑर्डर इशू किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, बोलो।
तो आपको ध्यान होगा हमने इसमें एक वर्ड यूज़ किया था कि इट इज़ नॉट बीइंग प्रॉपरली मैनेज्ड। पहला केस तो यही होता है, सिंपल आंसर। एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्फ हेल्प, एज पर द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल डीड, कोऑपरेटिव का सहकारिता बोला जाता है, जिसमें सबका साथ आना जरूरी है। सबका साथ सबका विकास, है ना। इन अकॉर्डेंस विद सेल्फ हेल्प, म्यूचुअल डीड, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। दूसरा था प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस या साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स, पीसीपी और एसबीपी, ऐसे दो वर्ड हम लिखे थे। बोलो, पहला रीजन तो ये है। दूसरा, कोई भी ये सोसाइटी जो है, इससे क्या होने वाला है, सीरियस इंजुरी या डैमेज होने वाला है, किसको, टू द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेड, इंडस्ट्री, बिजनेस, जिसमें भी वो बिलोंग करती है, पर्टेन करती है। और तीसरा, थर्ड वाला, इसको अलग कर दिया था मेरे नोट्स में मैंने, फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी है जिससे उसकी सॉल्वेंसी पे खतरा है, इंडेंजर इट्स सॉल्वेंसी। ये 3 पॉइंट थे, एबीसी करके मेरे नोट्स में 3 पॉइंट, आप भी 3 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर। आपका फेवरेट क्वेश्चन ऑडिट ऑफ बैंक से आ गया, ये ऑडिट ऑफ बैंक से आ गया ये क्वेश्चन। चेक करो एक बार क्वेश्चन। डाटा आपके सामने है, इसमें बहुत छोटी सी बात बोली उन्होंने कि डीपी निकालना है। अच्छा, इस क्वेश्चन की खास बात है, ये अटेम्प्ट में आ चुका ऑलरेडी एग्जाम्स में। सिंपल क्वेश्चन है, ऑलरेडी सबसे पहली बार जब बैंक ऑडिट इंट्रोड्यूस हुआ था उस अटेम्प्ट में भी आ चुका है, उसके बाद मॉड्यूल्स में भी है, क्लास में भी हम इस तरह का एक फॉर्मेट बना चुके हैं टेबल पे। स्टॉक के लिए क्या करना है, डेटर्स के लिए क्या करना है, क्या क्या ऐड करना है, A+B करके हमको ऐड करना था। हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया था उस समय भी। स्टॉक को अलग कर लो, डेटर्स को अलग कर लो। फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डीपी ऑफ सीसी अकाउंट ऑफ कृपा लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च। मैंने बोला था मंथ ज़रूर देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखना कि किस मंथ के लिए आप डीपी निकाल रहे हो, क्योंकि डाटा चेंज हो जाएगा, नहीं तो बता रहा हूँ कैसे चेंज होगा। स्टॉक 60,000, डेटर्स 55,000, इंक्लूडिंग डेटर ऑफ 15,000 फॉर एन इनवॉइस इशूड 20 अक्टूबर। अक्टूबर 23 का एक डेटर है, और नीचे लाइन दी है ओल्डर देन 3 मंथ्स आर इनएलिजिबल। तो हमको मालूम है कि हमको इसमें से 15,000 लेस करना है और 40,000 के डेटर्स बचेंगे। अब आप बताओ, अगर आप ये ढंग से नहीं पढ़ते हो एग्जाम में, तो ये वाला पॉइंट कैसे समझूंगा मैं कि 3 महीने से ज़्यादा पुराने तो इनएलिजिबल है फॉर द कैलकुलेशन। सपोज ये अभी आ, आपका नवंबर का होता, फॉर नवंबर, तो ये इनएलिजिबल थोड़ी ना होते फिर। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है डेट्स पढ़ना, दोनों डेट्स पढ़ना, ये वाली भी और ये वाली भी। सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000 है, हम इनको लेस करते ही हैं, तो यहाँ से 10,000 लेस कर दो, अब बचे हमारे पास 50,000। हाँ, ये आपके अनपेड है इसलिए हम लेस करते हैं। अब बोला गया सैंक्शन लिमिट 48 है, ठीक है। ये तो फाइनल डाटा, अपने को चेक क्या करना है वो देख लेते हैं। कंप्यूट द डीपी। मार्जिन ऑन स्टॉक 30%, इसमें से 30% घटा दीजिए साहब, तो 15,000 बचेगा। बचा 35,000 स्टॉक के लिए एलिजिबल अमाउंट। और डेटर्स का 40% अगर हम माइनस करते हैं तो ये होता है 16,000, जो कि बचेगा 24,000। तो A+B इज इक्वल टू 59,000 इसका डीपी है। लेकिन सैंक्शन लिमिट कितनी है, 48। तो क्या रहेगा फाइनल आंसर कि सैंक्शन लिमिट 48 है ही, डीपी 59 आ रही है, लेकिन 48 को एक्सीड नहीं करना है। तो इस बात को आप ध्यान रखना, टोटल 59,000 से क्वेश्चन आप कर सकते हो। इस तरह से एग्जाम में लिख के आ जाना कि इसका डीपी 48 है, इसका वर्क अबव ड्राइंग पावर के हिसाब से 59 आना चाहिए, लेकिन इसकी लिमिट हम 48 पे रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। आखिरी क्वेश्चन एथिक्स के ऊपर, लास्ट वाला। एबीसी एंड एसोसिएट्स ऑडिट फर्म हैज अप्रोच्ड बाय प्रोस्पेक्टिव कंपनी, भी क्लाइंट बने नहीं है, मालिक बनने वाले हैं, दैट हैज इन बिजनेस फॉर अबाउट 10 years टू कंडक्ट एन ऑडिट। काय के लिए बुलाना चाह रहे हैं, ऑडिट। Before accepting the engagement, the firm wants to access the integrity of the prospective client. आइला, एक अच्छा क्वेश्चन। आपके नए स्कीम में जब कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं उसमें ये इंटीग्रिटी वाला पॉइंट भी ऐड हुआ है, उसी से ये क्वेश्चन है। मतलब आपके मॉड्यूल्स की स्टडी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमारे जो पूरे नोट्स थे वो मॉड्यूल बेस्ड ही बनाए थे। इंटीग्रिटी का क्वेश्चन है, इंटीग्रिटी के कुछ एग्जाम्पल्स थे, आपको याद हो तो हमने इनको लिख के भी देखा था। इंटीग्रिटी कैसे डिसाइड करूंगा किसी भी क्लाइंट की ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले, तो कुछ मैटर्स को आपको सोचना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। याद होगा, एक तो था आइडेंटिटी या बिजनेस रेपुटेशन। मेन वर्ड्स बोलो, आइडेंटिटी, बिजनेस रेपुटेशन ऑफ, बाकी मन से लिखना है, प्रिंसिपल, TCWG, की मैनेजमेंट, रिलेटेड पार्टी, नेचर इंक्लूडिंग ऑपरेशंस एंड प्रैक्टिसेस,
तीसरा, क्या वो जानबूझ के मेरी फीस को लो तो नहीं रखना चाह रहे हैं, एग्रेसिवली दे आर इंटरेस्टेड इन दिस। और लिमिटेशन ऑन स्कोप, एलओएस लिखा था हमने, इसके लिए छोटा सा एक वर्ड। और क्रिमिनल एक्टिविटी लाइक मनी लॉन्ड्रिंग एंड अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व तो नहीं है। और उनका एटीट्यूड क्या है रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशंस, एग्रेसिव तो नहीं है रिगार्डिंग एएस एंड द इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट। तो इसके 6 वर्ड लिखे थे हमने, आइडेंटिटी एंड बिजनेस रेपुटेशन ऑफ ऑल द टॉप लेवल्स लोग, नेचर अलॉन्ग विद प्रैक्टिसेस, एग्रेसिवली वो मेरी फर्म की फीस को एज लो एज पॉसिबल तो नहीं रखना चाह रहे हैं, एलओएस तो नहीं लगा दिया उन्होंने मेरे लिए, एलओएस लिमिटेशन ऑन स्कोप, इनअप्रोप्रिएट वो भी, इंडिकेशन के दे में भी इन्वॉल्व इन सम मनी लॉन्ड्रिंग अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज। तो आपको बोला था कि कम से कम 5 पॉइंट आपको याद होने चाहिए, बोलिए। यस, ये था पूरा आरटीपी। डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, हाँ अभी भी डायरेक्ट ही है। मैन मुद्दा आपको समझ में आ रहा होगा कि 2-3 चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कंसेप्चुअल क्लैरिटी, आपको ये भी समझ पड़ रहा होगा कि यूँ ईजी है, डायरेक्ट ही आ रहा है लगभग सारा पेपर, मैक्सिमम मान लो चलो 90 मार्क्स का पेपर भी अगर डायरेक्ट ही है तो ठीक ही है, ईजी है, डायरेक्ट है। लेकिन एक बात आपको क्लियर होगी कि हम यहाँ बहुत सिर्फ इम्पॉर्टेंट पे बात करें ज़रूरी नहीं है, इम्पॉर्टेंट तो पार्ट आ ही रहा है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो कभी भी आ सकते हैं। लाइक इंटीग्रिटी वाला क्वेश्चन अभी आपने देखा, चैप्टर 9 से कोऑपरेटिव वाला देखा, चैप्टर 5 तो बहुत बड़ा है ही, उस पर बोरोइंग्स आ गई जैसे लाइबिलिटीज़ का एक पार्ट। तो सिर्फ इम्पॉर्टेंट करके जाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। अब आपसे अगर सब कुछ नहीं बन रहा हो तो पहले आप एटलीस्ट 70 मार्क्स का पार्ट कंट्रोल करने की कोशिश करें। और ऑडिट आसान है, ये टेलीग्राम ग्रुप है, ऑडिट आसान है बाय सीए चेतन मंत्री, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम कल से रेगुलरली एमसीक्यू प्रैक्टिस शुरू करेंगे, और आपके कोई भी डाउट हो तो मैं उस ग्रुप पे ले सकता हूँ। इस स्टिक्ड पीडीएफ को भी मैं उसी पे भेज दूंगा ताकि आपका ध्यान जाए कि किस तरह से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम पकड़ सकते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा हो और इससे कुछ पॉइंट निकल पाए कि किस तरह से हमको इतना बड़ा ऑडिट का कोर्स है उसको कैसे समराइज करके किसी स्टेप बाय स्टेप या पॉइंट वाइज हम एटलीस्ट कुछ आंसर तो ट्राई कर लें यार। 100% परफेक्शन भले ही ना हो कि चलो हम सभी कुछ लिख दें, कोई बात नहीं यार, 6 हैं तो 4 तो लिखो यार एटलीस्ट, इजी पॉइंट। मुलाकात होती है वापस से, है ना। और कोई आपको अगर मई 24 से रिलेटेड कुछ एमटीपी आरटीपीज में डाउट हो तो एक बार उसको भी मैं कंसिडर करने की और कवर करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। डिटेल्ड वर्जन लिया है थोड़ा सा, इसलिए टाइम लगा है, आप चाहे तो इसको स्पीड अप करके भी सुन सकते। मिलते हैं फिर, थैंक यू, राधे राधे।